देखो अब पूरा बताएंगे, नहीं बताएंगे किस वर्ष कितना आया, किसी वर्ष नहीं भी आया। 10 वर्षों में ऊपर लिख लेना आप 2012 से और 21 तक की एनालिसिस अब खोज डालना आप। मिनिमम मैक्सिमम 2 से 4, कहीं कुछ नहीं याद करना, 2 से 4 2 से 4 2 से 4 चलते रहेंगे। कल्चर को छोड़कर, कल्चर नहीं जोड़े हैं। धर्म, जब इंडस को पढ़ेंगे हम लोग धर्म, जब वैदिक को पढ़ेंगे वैदिक धर्म से ही ब्राह्मण धर्म आ जाएगा, शैव वैष्णव शाक्त बहुत आ जाएंगे धर्म, उनकी सब शाखाएं निकल जाएंगी। कापालिक आ जाएगा, कालामुख आ जाएगा, पाशुपत आ जाएगा, वीरशैव आ जाएगा, लिंगायत आ जाएगा। पूरी हिस्ट्री ही समझ लो धर्म से पटी, कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। अभी आएंगे हम लोग कल्चर पे, पार्ट क्या पढ़ना, कल्चर में हिस्सा क्या है, कल्चर कहते किसको हैं। बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता कल्चर कहते किसको, तो पढ़ेंगे क्या। पहले हमें ये तो पता चल जाए कहां से पढ़ना, कितना पढ़ना, क्यों पढ़ना, कितना उसकी महत्ता है। अगर महत्ता नहीं है तो उसी हिसाब से उसे हम कम ध्यान देंगे। अब वैसे तो क्वेश्चन आया कि मानव कंदराओं से कैसे आवास वाला बना, मेंस में कल्चर का क्वेश्चन। तो जैसे ही बोलेगा मानव कंदराओं से आवास वाला बना, तो पूरा पाषाण काल से उठाओगे आप, नवपाषाण काल तक उसको ले आओ, तब उसको लिखने के लिए कंटेंट की जरूरत होगी। तब वो गार्डन चाइल्ड का कोटेशन याद आएगा कि गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा कि बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन दिखा नवपाषाण काल में, इसलिए इसको नवपाषाण कालीन क्रांति का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? क्रांति। क्योंकि खेती बाड़ी, और जब खेती बाड़ी आ गई तो मानव स्थायी होने लगा। क्योंकि जब पशु चारक था तो यहां वहां घूमता था, यायावरी जीवन था। लेकिन जब फर्टाइल कर लिया, खेती करने लगा, तो धान्य कोठार बनाने लगा। और जब धान्य कोठार बनाने लगा तो कुल्हाड़ी वगैरह का प्रयोग करके वनों का विनाशन करने लगा। और ऐसे में आप देखोगे धीरे धीरे फर्टिलिटी आ गई, और फर्टिलिटी आ गई तो अधिशेष उत्पादन हो गया, अधिशेष उत्पादन हो गया तो डिमांड एंड सप्लाई हुई, डिमांड एंड सप्लाई हुई तो मार्केट आया, और मार्केट आया तो व्यापार वाणिज्य शुरू हो गया, नगरीकरण शुरू हो गया। एवरीथिंग इज इन ए साइंस मैनर। इसीलिए जेबी ब्यूरी का कोटेशन याद आता है कि हिस्ट्री इज ए साइंस, नो लेस नो मोर। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। पूरी तरह तो विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास ऐसी पर्टिकुलर कोई प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन इसके लिए तो खुद ही प्रयोगशाला है। किस पर प्रयोग करो आप, किस पर करो? परिवार पर करो, खुद पर करो, समाज पर करो। एक बार निबंध में एक आया था कोटेशन कि जो आपको अच्छा नहीं लगता वो क्या दूसरे को अच्छा लगेगा, निबंध लिख दो आप। गांधी जी कहा करते थे बार बार। तो निबंध में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इतिहास से, आजमा के देखना। हाइपोथेटिकल टाइप का होगा, यानी कि जो अपने आप को अच्छा नहीं लगता है, डोंट अप्लाई ऑन अदर्स। तो कहते ना जो है आत्मा नाम परेशान, वो आत्मा नाम परेशान प्रतिकूलान न समाचरित। जो स्वयं को प्रतिकूल लगे वो दूसरे को अच्छा कैसे लगेगा। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। वैदिक में जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे इसको। ये चीज गांधी जी ने ले लिया। तो गांधीवाद में क्या है? जुटाया हुआ विचार ही तो है, और कुछ है थोड़ी। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि 2 से 4 आप देखो हद है इसकी, मैक्सिमम 2 से 4। अब आ जाए इतिहास में, इतिहास में आ जाए। ये 2 से 4 कितने वर्षों में? 10 वर्ष। लेकिन कल्चर माइनस, वैदिक का कल्चर मत टच करना। अगर देवता आया, अगर धर्म वाला सेक्शन आया, अगर साहित्य वाला सेक्शन आया, तो वो कल्चर का पार्ट। जैसे वेदांग आ गया, उपनिषद आ गया, वेद आ गए, कल्चर का पार्ट। क्योंकि तो बहुत रिच है, वहां से तो आना ही आना, बिना उसके बनेगा नहीं। शंकर का अद्वैतवाद आया तो वो भी वहीं से उठेगा, कल्चर का पार्ट। सांख्य आया, योग आया, न्याय आया, वैशेषिक आया, कल्चर का पार्ट। बहुत बड़ा पार्ट है कल्चर का। 60 क्वेश्चन है वहां से। तो आप देखो कितने मिनिमम क्वेश्चन कल्चर को माइनस कर दिया जाए तो आ रहे हैं। अब आते हैं 5वें पड़ाव पर, और 5वें पड़ाव पर शुरू होता है क्या?
हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। और हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रहा है? 600 से लेकर टिल टुडे, आज तक ले आ सकते हो आप। और इसमें जो 5वां टॉपिक आया, जो इतिहास का पहला टॉपिक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुद्ध काल। और छठा यानी कि दूसरा टॉपिक इतिहास का, उसको क्या कहेंगे? मौर्य काल। जल्दी जल्दी चलो आप। 7वां टॉपिक यानी कि इतिहास का तीसरा टॉपिक क्या कहलाएगा? पोस्ट मौर्यन पीरियड। अंग्रेजी जहाँ दिक्कत होगी पूछ लेना। 8वां और लास्ट टॉपिक इसका क्या है? गुप्त काल। अब यहीं से हम लोग प्री मेडिवल में प्रवेश कर जाएंगे। देखो आप, समय भी अगर इसका एग्जैक्ट चाहिए तो बना लो आप। 322 से लेकर 185 से लेकर, और यहाँ से लेकर यहाँ आप देखोगे तो 0 आ जाएगा। ये याद रखना, शक संवत विक्रम संवत, ये याद रखना। तो प्राचीन भारत के इतिहास में 4 टॉपिक हैं। देखो आप, पहला टॉपिक बुद्ध काल। फिर अच्छा, बुद्ध काल को आप क्या कह सकते हो? प्री मौर्यन कह सकते हो, प्री मौर्यन या पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक, प्री मौर्यन, बोथ आर इक्वल। अंग्रेजी में थोड़ा बनाना सीखो आप। महाकाव्य, महाजनपद, महाजनपद काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल, ये सारा जो है किसको हम कहते हैं? पोस्ट वैदिक बुद्ध काल। लेकिन जैन काल नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब कि जैन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन? नहीं तो महावीर काल बोल देते। लेकिन इसका मतलब जैन से ज्यादा प्रासंगिक रहा कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। क्योंकि जैन तो अपने नीतियों के कारण अतिशय अहिंसा, भाई थोड़ा थोड़ा तो हिंसा हो जाती है, लेकिन अब कोई कहे खेती मत करो नहीं तो मर जाएंगे, तो बड़ा वाला भी मर जाएगा, है खाद्यान्न संकट आ जाएगा तो हम लोग मरेंगे। वो कहते हैं ना, बड़े मतलब अतिशय अहिंसा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, लेकिन जैन के नाम से नहीं, गांधी जी। अब आप सोचो कितने प्रासंगिक है गांधी जी, ले गए। इसका मतलब कि गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत और जैन के अहिंसा का सिद्धांत का भी तुलनात्मक अध्ययन करो आप, तो पता चल जाएगा कि क्यों मनाया गया। तो यानी कि अहिंसा के कारण जैन हाईलाइट हुआ और अतिशय अहिंसा के कारण ही उसका पतन हो गया, जो प्री में क्वेश्चन आता। तो जैन के उत्थान का कारण क्या है? अहिंसा की नीतियां, अहिंसा परमो धर्म। और जैन के पतन का कारण क्या है? अतिशय अहिंसा का सिद्धांत। एक शब्द लगा दिए, उत्थान हुआ, पतन हुआ। अतिशय मतलब समझते हो आप? बहुत ज्यादा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। घर वाले नहीं कहते अति सर्वत्र वर्जते, अति नहीं होनी चाहिए कोई चीज। इसीलिए अरस्तु ने कहा था ना, बीच में रहो, और उसी से फॉलो कर लिए कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने भी क्या कहा? मध्यम मार्गी बनो। और हमारा संविधान भी क्या कहता है? मध्यम मार्गी बनो, न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला। ज़्यादा ज़्यादा कठोर, थोड़ा थोड़ा लचीला, या ज़्यादा ज़्यादा लचीला, थोड़ा थोड़ा कठोर। तो दोनों के बीच में इंडिया हमेशा प्रयास करता है क्या? मध्यम मार्गी रहना। और जीवन में अगर अच्छा बनना है, कुछ करना है, तो 2 अतियों से बचना है। एक ए है, एक सी है, और हमेशा किस में रहना है? बी में। आप देखो मिडिल वाले समाज में सबसे ज़्यादा कौन है? मध्यम वर्गीय। यही सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक तो निम्न तबका बेचारा बहुत प्रभावित रहता है। मध्यम वालों को ठीक है, काम चल जाता है, चाहे कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो काम चलाते रहते हैं। कोरोना को भी मिडिल ही समझते हैं, है? नीचे वाले ज़्यादा समझ लेते हैं, हाई फाई वाले तो कितने चले गए बेचारे। तो ये ध्यान रखना है। तो आप देखो, कोरोना भी किससे दोस्ती कर लिया? जिसके पास कुछ है, नहीं है तो जाता ही नहीं। बोले क्या करेंगे ये, इनको लेकर भी क्या करेंगे, कुछ नहीं है बेचारे। तो ध्यान रखना, कितने टॉपिक हैं प्राचीन भारत के इतिहास में? कितने हैं? 4। अब देखो आप जरा, इसी को हम लोग जो है, ये बुद्ध काल जो है, इसी को हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। इसको अगर एक तरह से आप क्वेश्चन लो यहाँ, तो 1 से 2 क्वेश्चन हार्डली, कल्चर माइनस कर दो, 1 से 2 क्वेश्चन हार्डली
जो कि प्रशासन से आ गया हो या इस तरह से क्वेश्चन आ गया हो महाजनपद से, कभी नहीं आया। अब सोचो आप कितना मेहनत करते हैं बच्चे इस पे, शासन प्रशासन खूब सजा के अजात शत्रु का और बिंबिसार का सब पढ़ते रहते हैं। नहीं पढ़ना उतना, हाँ पढ़ लेना, लेकिन फोकस जहाँ करना जहाँ से उठ रहा क्वेश्चन। कल्चरल पार्ट बहुत है, व्यापार वाणिज्य है इसमें, कल्चर का जो पार्ट आएगा उसको लेके चलेंगे हम लोग। लेकिन महाजनपद से आप उठा के देखो, एक क्वेश्चन भी नहीं आया। अब जैसे राम वाला मंदिर वाला चल रहा, तो अब महाजनपद में कौशल महाजनपद तो आएगा ही आएगा। श्रावस्ती, सहेत महत, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद का इलाका, ऐसी कल्चर से जोड़ के आएगा। कुरु पांचाल, उच्च गंगा घाटी में स्थित महाजनपद कौन है? कुरु पांचाल। तो कुरु पांचाल तो अपने ज्ञान विज्ञान के लिए जाना जाता है, ज्ञान के लिए जाना जाता है। फिर आया वही साहित्य कल्चर। तो ये देखो आप कि क्या यहाँ स्थिति बन रही है। और मौर्य काल को अगर आप देखोगे तो बस वही स्थिति है, 2-4, मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। नहीं तो अशोक के अभिलेख, और अभिलेख सोचो आप, यहां तक पूछता है कंगनहल्ली में अशोक की एक मूर्ति है जो अपने पत्नियों के साथ अशोक बैठा हुआ है, सन्नाटी घाटी है। ऐसे आईएएस क्वेश्चन पूछता है जहां कोई पहुंच नहीं पाता। अशोक की मतलब प्रतिमा बनी हुई है अपने परिवार के साथ, कहाँ बनी हुई है? आईएएस भी पूछा, पीसीएस भी पूछा, कंगनहल्ली में। जैसे अभी पिछली बार मदनपल्ली का आया था, जहाँ उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया राष्ट्रगान का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऐसे कभी कभी हाईलाइट हो जाता है प्लेस। हमें कल्चर को फोकस करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर मदनपल्ली में गए हुए थे और बांग्ला का यानी कि राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किए। दैट इज अ मैटर ऑफ कल्चर। मदनपल्ली हाईलाइट हो गया। और जैसे ही पूछा आंध्र प्रदेश का मदनपल्ली क्यों प्रसिद्ध है, उड़ गए बच्चे, बोले अरे ऐसे है, खूब रट के गए थे, खूब मेहनत करके गए थे। नहीं, दिशा दशा तो सही हो जाए। मेहनत हम कर कहाँ रहे हैं? किसी को मैराथन में दौड़ना हो और वो कम से कम 30-40 ग्राउंड का चक्कर न लगाए, 400 मीटर का ग्राउंड अगर है 30-40 राउंड न लगाए रोज, तो फिर बेकार है, मैराथन में भाग ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि 42 किलोमीटर की है। तो मैराथन में देखो सफल कौन होता है? जिसकी बहुत अभ्यास रहता। तो आप भी भेद दोगे तभी जब ये सिलेबस भेद जाएगा। आज हम लोग वही प्लानिंग कर रहे हैं कि सिलेबस को भेद देंगे तो क्रैक कर देंगे सिविल को। और 20 में कम से कम हमारा ये रहेगा टारगेट कि 16 क्वेश्चन टच करो आप, 16 से 17 क्वेश्चन। तब पढ़ाने का कोई मतलब है, तब मतलब है कि आपने कुछ किया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। किसी भी, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, अगर सिलेबस को आपने भेद दिया कि कितना हमें कहां देना है, क्योंकि 12 से लेकर 21 तक की यात्रा बता रहे हैं, तो इसी के आधार पर नेक्स्ट ईयर 22 का बनेगा। 21 तो गुजर गया, 22 बन जाएगा। आप देखो इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आया था पारमिता करके, यानी कि बुद्ध के जो 10 सील हैं, नैतिक नियम सिद्धांत हैं, उसमें पारमिताएं हैं। कल्चर का क्वेश्चन आया बहुत हाई फाई। लेकिन अब जिसको पता होगा तो बौद्ध धर्म पढ़ेगा तो वो सब पढ़ेगा, हीनयान, महायान, और फिर उधर जो है अपना जो है श्वेतांबर, दिगंबर, जैन का सब लेके चलेगा। फिर बोधिसत्व पढ़ेगा, फिर मूर्ति कला पढ़ेगा, फिर मथुरा गांधार कला पढ़ेगा, फिर कल्चरल पार्ट को लेके आगे बढ़ेगा। एक जगह ठहरना नहीं है। बुद्ध काल से आप शुरू हो जाओगे, कल्चर शुरू, और यहां तक आते आते मंदिर बन जाएगा। और सोने का सिक्का, सोने की चिड़िया, यानी कि सोने की चिड़िया यहां बनी और सोने का सिक्का सबसे ज्यादा यहां दिखेगा और स्वर्ण काल की अवधारणा आ जाएगी। इसका मतलब सोने का सिक्का पहली बार कहां आया और कहां ज्यादा आया। अब मान लो आ गया कि पहली बार स्वर्ण सिक्का किस काल में चला और आपको आइडिया है, तो आप बैक हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस इन पोस्ट मौर्यन। तो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कहां चलाया? किसने? गुप्तों ने।
अब देखो सिक्का वाले टॉपिक से आ गया। तो दिमाग में ये रखना अश्वमेध यज्ञ से आएगा कि गुप्तों में अश्वमेध यज्ञ किसने कराया। तो बहुत ढेर सारे समय से प्रतीक्षित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान पहली बार गुप्त में जो है समुद्रगुप्त के द्वारा कराया गया। फिर अश्वमेध यज्ञ रुक गया, फिर कुमारगुप्त फर्स्ट ने कराया। दो ही राजा हैं महान शासकों में गुप्तों में जो अश्वमेध यज्ञ कराए। अब बताओ 5 में से 2, नहीं तो आप विक्रमादित्य को लगा के चले आओगे, हो जाएगा गलत। ये है प्री में ही मेंस मिलेगा, क्योंकि कंटेंट तो वहीं से आएगा। अब जिसे लिखना होगा वो कंटेंट से ही तो लिखेगा, स्टोरी डेवलप कहाँ से करेगा? फैक्ट से। फैक्ट से ही क्या बनेगा? कंसेप्ट। जैसे ही आप मॉडर्न में प्रवेश किए 80% कंसेप्ट आ गया, नहीं तो ऐसे 60-70% चल रहा था कंसेप्ट। लेकिन मॉडर्न में आप देखो, मॉडर्न में आपको अपेक्षा क्या करेगा? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो नील था वो क्यों चौपट हो गया? लो भर दिया उड़ान उसने, 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध दे दिया। अब लो आप एक एक दशक को अध्ययन करो, और थोड़ा सा अगर दिक्कत हुई तो फिर 19वीं सदी में आप गए तो फिर लगाओगे वही नील आंदोलन, हो जाएगा गड़बड़। अब 20वीं सदी में दिख रहा तो चंपारण से गांधी जी से कंफ्यूज कर जाओगे। चंपारण 3 कटिया की पद्धति से गांधी जी से कंफ्यूज कर जाओगे। लेकिन मैटर वहां भी नहीं है, मैटर कहां है? क्योंकि कृत्रिम नील या डाई का आविष्कार हो गया जर्मनी के द्वारा, इसलिए बेकार हो गया भारत का नील, कोई मैटर ही नहीं रहा। और फिर भी जबरदस्ती अंग्रेज कहते थे नील उगाओ। गांधी जी बोले क्यों उगाओ भाई, कोई मैटर ही नहीं इसका। जीत गए गांधी जी। ऐसे चेक करेगा आपके दिमाग को, वैसे चेक करता है। अभी देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन आया कि 17वीं शताब्दी के प्रथम 4 दशकों में अंग्रेजों ने फैक्ट्री कहां डाली? होश उड़ गए बच्चों के। सोचो आप, नहीं सूरत तो था ही नहीं, भड़ोस था करके उधर चीकाकोल दे दिया, त्रिचनापल्ली दे दिया, उड़ गया बच्चा। चीकाकोल त्रिचनापल्ली सुना ही नहीं था, यहां भी फैक्ट्री है। चेक करेगा, डीएम बनाना है, कोई लेखपाल थोड़ी बनाना है। अब आप सोच के जाते हो क्या भगवान लेखपाल भी सही चल जाएगा, और दे रहा परीक्षा डीएम का। नेचर अलग होगा, क्वेश्चन का नेचर अलग होगा। वहां आएगा पंचायती राज का जनक कौन है, और यहां आएगा पंचायती राज का उल्लेख पहली बार किस अभिलेख में मिला। सोचो आप, चोलों के समय में उत्तर मेरूर का अभिलेख, वहां से आया पंचायती राज। तो जब आपका दिमाग एकदम वर्सेटाइल चलने लगे, ग्लोबल चलने लगे, तो डीएम बनने की प्रक्रिया शुरू। जब घर वाले ये कह दें कि एक अधिकारी आ रहा, तो समझ लो आधा काम हो गया। कभी कभी तो घर वालों को भी विश्वास नहीं पड़ता कि अच्छा ये डीएम की तैयारी करता है, क्योंकि उठने का, बैठने का, सोने का अंदाज, चलने का अंदाज, आ रहा मुरझाया हुआ। घर वाले सोचते हैं अरे घर वालों को ताकत मिलनी चाहिए आपसे। यस, आ रहा है। हम लोग चलते थे तो पिताजी कहते थे ठीक है, बनो मत बनो सही है, लेकिन हमें लगता है कि मेरा बेटा है, क्योंकि 10-10 घंटे पढ़ते थे, लैंटेन में पढ़ते थे 10 घंटे, केरोसिन ऑयल वो रखा रहता था और डालते थे और पढ़ते थे। और आज एवरीथिंग इज ओके, लेकिन सो रहा बच्चा उसी पर, और कहता बच्चा क्या इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, इंटरेस्ट किसी का होता नहीं। देखो इंटरेस्ट ही तो क्रिएट कर रहे हैं, सिलेबस आ गया पकड़ में तो इंटरेस्ट क्रिएट, बोले अच्छा इसको इतना ही फोकस करना। जब बिटवीन द लाइनें पढ़ो आप और ये पता चल जाए कि क्या ग्रहण करना क्या छोड़ना है, प्रक्रिया शुरू बनने की। उसी के लिए भेद रहे हैं सिलेबस। अब देखो क्लियर है कितनी महत्ता है। देखो आप, इसकी भी महत्ता नहीं, ये भी वहीं सिमट के रह गया। और ये देखो आप, इसको जोड़ लो, आप गुप्त को जोड़ लो, इसको 24 मत समझ लेना। गुप्त और गुप्तोत्तर को जोड़ लो, दोनों को, गुप्तोत्तर को भी आप जोड़ लो। 9वां टॉपिक जो है
यानी कि 5वां पड़ाव, जिसको हम लोग पोस्ट गुप्ता कहते हैं, गुप्तोत्तर काल, जो बहुत लंबा समय है। देखो आप, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी, बहुत लंबा समय, 550 से लेके 1206 तक बहुत लंबा समय है, और 200-250 पेज लिखा गया इतिहास इस काल के लिए। लेकिन ये काल नील ही है, कल्चर के लिए रिच है, क्योंकि सारे मंदिर के निर्माण की जितनी शैलियां सब इसी में, कल्चरल बहुत रिच है। और इसमें भक्ति सूफी की शुरुआत भी हो जाएगी, बहुत रिच है ही कल्चरल। ध्यान रखना, अवतारवाद, मंदिर निर्माण कला सब इसी में चल देगा। और यहां तो छोड़ो, भारत के बाहर भी भारत की कल्चर चली जाएगी, जैसे अंकोर वाट, ये मंदिर बनेंगे विष्णु के मंदिर, और जैसे बाहर भारत के बाहर जैसे चोल आएंगे, चोल तो पूरा श्रीलंका और सब पर कब्जा कर लेंगे, दक्षिण भारत और ये सब आ जाएगा, उत्तर भारत दक्षिण भारत की संस्कृतियां। तो कल्चर के लिए ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ऐसे आप देखो, खोज डालोगे माइनस कल्चर 2 से 4, माइनस कल्चर 2 से 4। अब की बार आया एक क्वेश्चन कि गुप्तों के पतन के बाद और हर्ष के उत्थान से पहले निम्नलिखित में से कौन से सही बता रहे हैं कथन। तो वही जो लेटर पढ़ाते हैं लेटर गुप्ता में, मौखरी वंश जो है आपका, मैत्रक वंश, पुष्यभूति वंश, और उसमें आप दे दिया परमार धारा के परमार वंश, तो बाद वाले कुछ दे दिए। तो हर्ष से पहले और गुप्त के बाद कौन सी डायनेस्टी आई जिसमें शशांक का गौड़ घराना था, ये जब हम पढ़ाते हैं तो मतलब ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप बिल्कुल गायब रहोगे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली गायब नहीं रहोगे, लेकिन कल्चर में बहुत ज़्यादा बेहतर रहोगे, क्योंकि इसी में सूफी भक्ति सब शुरू हो जाएगा। इसी में अरबी आक्रमण भी होगा, महमूद गजनवी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी के आक्रमण, यहाँ जब आओगे आप, इसी में शुरुआत हो जाएगी दिल्ली सल्तनत की नींव रखने की, आक्रमण। लेकिन आक्रमण से देखो आप क्वेश्चन नहीं आया, सोमनाथ मंदिर से आएगा कि सोमनाथ मंदिर में कौन सी कला है, मंदिर का किस कला में बना, सोलंकी शैली है कि निबेसर शैली है कि नागर शैली है, सारा देखो कल्चर का पार्ट आ गया। लेकिन माइनस कल्चर कर दिया जाए तो वही स्थिति है, 2 मिनिमम 2, ये मिनिमम मैक्सिमम बता रहे हैं। कहीं कहीं तो 1 आया, मौर्य को देखोगे 1-2 क्वेश्चन आया, लेकिन कल्चर से खूब आता। लिटरेचर भी तो कल्चर का पार्ट है। देखो आप, तो यानी कि यहां तक आप देख लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, क्या कहेंगे, और पोस्ट एंशिएंट, इसको क्या कह सकते हैं, प्री मेडिवल, पोस्ट एंशिएंट। एंशिएंट जा रहा और मेडिवल आ रहा, पूर्व मध्यकाल बहुत ही बड़ा है। देखो अब इसको संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्री हर्ष, हर्ष, पोस्ट हर्ष, 3 भागों में बांट देना पड़ेगा। इसको कमांड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको बनाओगे क्या, प्राक हर्ष बना लो आप, हर्ष, थानेश्वर का हर्षवर्धन घराना और हर्षोत्तर काल, 3 भागों में बांट दो आप। हर्ष से पहले यानी कि 550 से लेकर 606 तक हर्ष, प्राक हर्ष, हर्ष से पहले, वही हर्ष से पहले पूछ रहा है कि हर्ष से पहले कौन आए, वही पूछ दिया क्वेश्चन आइए।